स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल वे क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, आपकी कक्षा 8वीं की जो पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसका कोर्स जो पाठ्यक्रम है वो चेंज हो चुका है और अब आपको वही पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ेगा जो कक्षा 8वीं एनसीईआरटी में लागू था। तो आपका कोर्स और कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी का कोर्स लगभग सेम कर दिया गया है। तो बच्चों, हम आज से आइडियल वेव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का विषय सामाजिक विज्ञान की। इसके अंतर्गत हम आपको पार्ट वाइज जो प्रश्न दिए गए हैं, आपको अभ्यास प्रश्न, उनके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, वो भी आसान भाषा में। और बच्चों, ये जो पार्ट के अभ्यास प्रश्न हैं, ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि विगत वर्षों में देखने में ऐसा आया है। यदि हम पिछले वर्ष की बात करें तो हमने जो वीडियो बनाए थे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के, उसमें 70 से 80% जो क्वेश्चन थे वो अभ्यास पुस्तिका से ही एज इट इज़ उठ के आए थे। तो आप इस लेक्चर सीरीज़ को ध्यान से पढ़िएगा, ये आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी कोर्स चेंज हुआ है और अभी ये शुरुआत ही इसकी। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को उतना ही प्यार देंगे जितना कि पहले के वीडियो लेक्चर को दिए हैं। तो पार्ट 1 या अध्याय 1 का नाम क्या है? कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, तो आज हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तरों को करेंगे। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अभी जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री होते हैं, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय हमारा जो प्रमुख शासक हुआ करता था उसे गवर्नर जनरल के नाम से संबोधित किया जाता था। तो उस समय के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ये हमारे ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बड़े बच्चों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मतलब ये बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। इसे लिखने वाले का नाम है जेम्स मिल, जिन्होंने हमारे भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था और उनका नामकरण जो किया था वो हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल के रूप में किया था, जो कि बहुत ज़्यादा विवादित था। आप किताब का नाम याद रखना, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा है? तो जेम्स मिल ने। फिर अगला प्रश्न है, सुलेख नवीस। सुलेख नवीस किसे कहा गया है? तो बच्चों, सुलेख नवीस हम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से लिखाई करते हैं, जिनकी लिखने की शैली बहुत अच्छी होती है, जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, उन्हें हम सुलेख नवीस बोलते हैं। ठीक है, बड़े प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 में पूछता है, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं? ठीक है, तो अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं? अभिलेखागार का मतलब होता है जो बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के, मान लीजिए कि आपके पत्र हो गए, ज्ञापन हो गए, है ना, या प्रशासन में भी एक शाखा से दूसरी शाखा में पत्र भेजे जाते हैं, या कुछ निर्देश दिए जाते हैं, या कुछ सुझाव दिए जाते हैं। उन सबको जो राष्ट्रीय महत्व के रहते हैं या जिनका कुछ अपना पुरातात्विक महत्व रहता है, उनको एक जगह क्या किया जाता है? एकत्रित करके रखा जाता है, ताकि भविष्य में यदि कोई दिक्कत हो या कुछ ज़रूरी आवश्यकता पड़े तो हम उनका उपयोग कर सकें। तो हम क्या क्या देख सकते हैं यहाँ पे? एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्र देख सकते हैं। ज्ञापन, जब आप आंदोलन होते होंगे तो देखते होंगे ज्ञापन सौंपा जाता है, तो ज्ञापन जिलाधिकारी द्वारा ज्ञापन देख सकते हैं हम। जिलाधिकारी यानी कलेक्टर के द्वारा जो नोट्स और रिपोर्ट तैयार की जाती हैं, वो सब हम अभिलेखागार में देख सकते हैं। बढ़े आगे की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 है, इतिहासों को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था? आपने ध्यान से देखा होगा, जब भी आप पढ़ते हैं इतिहास की किताबें, तो अधिकतर या सामाजिक विज्ञान की, तो आपको वहाँ पे सन दिखाई पड़ते हैं। अब आपने कभी ये सोचा नहीं कि सन से इतिहास को क्यों जोड़ा जाता है? बच्चों, सन से इतिहास को इसलिए जोड़ा जाता है ताकि कौन सी घटना पहले घटित हुई है, कौन सी घटना बाद में घटित हुई है, इसका ज्ञान हो जाए, यानी क्रमबद्धता का। साथ ही हम वैज्ञानिक ढंग से इनके माध्यम से उस समय काल के बारे में जान पाते हैं। इसलिए इतिहास में तारीखों को अध्ययन के लिए जोड़ा जाता है। बच्चों, अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। प्रश्न क्रमांक 6 पूछता है कि छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए? पहले छपाई के लिए मशीन नहीं थी, है ना, हम पांडुलिपियों में लिखा करते थे, अभिलेख में लिखा करते थे। लेकिन जब छपाई की मशीन का विस्तार हो गया, मतलब पहले तो उसका आविष्कार हुआ, फिर उसका विस्तार हुआ, तो उसके क्या क्या लाभ हुए? तो क्या क्या लाभ हुए? पहले कोई चीज़ एक छपती थी,
अब छपाई की मशीन के आने के कारण वही चीज़ मतलब वृहद स्तर में छपने लगी, तो वो लोगों को उस चीज़ के बारे में मतलब वो चीज़ें पढ़ने को मिलने लगी। जब कोई चीज़ आपको पढ़ने को मिलने लगी तो उससे आपको क्या होगा, आप में जागरूकता आएगी, यानी आप विभिन्न मुद्दों को लेकर आपकी समझ विकसित होगी। साथ ही छपाई की तकनीकी प्रसार से क्या फ़ायदा हुआ, नेताओं और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं से जनता को अवगत कराया। तो 3 पॉइंट यदि मैं बोलूँ तो पहला हो गया क्या, जागरूकता फैली, दूसरा नेता और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं से जनता को अवगत कराया। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे औपनिवेशीकरण की परिभाषा पूछता है। औपनिवेशीकरण का यदि मैं आपको मतलब समझाऊं, औपनिवेशीकरण का मतलब होता है किसी शक्तिशाली देश के द्वारा किसी ऐसे देश को विजित कर लेना जो थोड़ा उससे कमज़ोर है, और उसके संसाधनों का उपयोग, जैसे मान लो वहाँ के जंगल हैं या ज़मीन है या वहाँ कोयला की खानें हैं, उनका उपयोग अपने देश के हित में करना, उस देश के हित में नहीं करना जिसके संसाधन है, बल्कि उस देश मतलब अपने देश के हित में करना जिस देश ने वहाँ पे क्या किया है, क्या कर लिया है, उस पर अधिकार कर लिया। जैसे ब्रिटेन ने भारत के ऊपर अधिकार कर लिया था, तो भारत के जितने भी मतलब संसाधन होते थे उनका दुरुपयोग करता था कि नहीं, तो इसी को हम औपनिवेशीकरण बोल सकते थे। यदि हम परिभाषा की बात करें, किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना। उदाहरण मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 8 है, जनगणना के द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं। आपने देखा होगा कि जनगणना का मतलब क्या होता है, आपकी क्लास में काउंटिंग होती है ना, आपका नाम पूछा जाता है, आपकी मतलब सब कुछ पूछते हैं ना एडमिशन के टाइम में। जनगणना भी एक प्रकार की क्या है, जानकारी एकत्रित की जाती है, और अभी इस बार की जनगणना अभी 2023-24 में होने वाली है। तो कौन सी जानकारी एकत्रित की जाती है इसके माध्यम से, भारत के जितने भी प्रांत हैं, है ना, कितने प्रांत हैं या कितने राज्य हैं, 29 राज्य हैं, तो उनमें कौन कौन से लोग रहते हैं, उनकी संख्या क्या है, उनकी जाति क्या है, वो कौन सा काम करते हैं, किस इलाके में रहते हैं, ये सब जानकारियाँ इकट्ठे की जाती है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। इसमें जेम्स मिल के द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया गया था वो पूछा गया है। तो अभी हमने प्रश्न क्रमांक 2 में देखे थे कि अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी, जेम्स मिल ने। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जेम्स मिल ने उस किताब में क्या लिखा। तो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने भारत के इतिहास को 3 काल में विभाजित किया है, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। उनका ऐसा मानना था कि यदि अंग्रेज लोग भारत पर शासन करते हैं तो उससे भारत को घाटा नहीं होगा, है ना, उससे भारतीय जनता सुखी ही होगी, मतलब उससे भारत का ही फ़ायदा है। अब बताओ, आपके घर में आके कोई दूसरा व्यक्ति रहने लगेगा तो आपको फ़ायदा होगा कि घाटा होगा, कॉमन सेंस लगाओ, है ना। तो जेम्स मिल सोचते कि भारत के लोग अज्ञानी हैं, मतलब उन्हें अकल ही नहीं है, तो उन्हें अकल सिखाने के लिए ब्रिटिश लोगों की आवश्यकता है। आया समझ। बड़े प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 है, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान मतलब बहुत सारे, सर्वेक्षण का मतलब होता है जानकारी इकट्ठा करना, है ना। अंग्रेजी जब हमारे देश में आए ना, उनको हमारे देश के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने ये सोचा कि यदि हमें भारत पर राज्य करना है तो वहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, वहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं, वहाँ का स्थानीय इतिहास कैसा है ना, और वहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, उनकी जाति क्या है, उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बेकार लगता है, हम क्या करेंगे तो वो विद्रोह कर सकते हैं, इन सब की जानकारी जुटाने के लिए उन्होंने सर्वेक्षण किया। तो ये पहला पॉइंट हो गया, क्योंकि वो अच्छे से शासन करना चाहते थे, इसलिए ये सब जानकारी उठाई। इसी में यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करें, मतलब यही इनके उद्देश्य थे, इसी में सब कुछ हो जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो पार्ट है, इसके जो अभ्यास प्रश्न है, आपको ना केवल समझ में आए होंगे बल्कि लगभग चीज़ें आपको याद भी हो गई होंगी। ठीक, 1-2 बार आप देखना, इसके प्रश्न उत्तर आपको याद हो जाएंगे। फिर भी आपको कोई प्रश्न समझने में, याद करने में दिक्कत आती है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताना। यदि आपको हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना, और आइडल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक करना ना भूलना, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।